चैप्टर सेकंड 11th क्लास इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं या फिर नियोजन। हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो इकॉनमी थी वो पिछड़ी हुई थी, और ऐसी इकॉनमी को जब हमें देश आज़ाद हुआ तो स्टैग्नेंट इकॉनमी थी, जिसमें निर्धनता थी, जिसमें बेरोज़गारी थी, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ था। इंडस्ट्री सेक्टर तो नाम के लिए ही था और सर्विस सेक्टर भी केवल नाम के लिए ही था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मार्केट फोर्सेस पर यानी डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं छोड़ा जा सकता था, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथों में यानी निजी उद्योगपतियों के हाथों में तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता था। तो उस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, राजनेता थे, उन्होंने ये सोचा और महसूस किया कि हमारे देश में आर्थिक नियोजन होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन होना चाहिए। और अब ये आर्थिक नियोजन होता क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जैसे कि हमारे देश में प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट को मान लो, गवर्नमेंट गोल्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करती है विद द गिवन रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा, और आवश्यकता को देखते हुए इकोनॉमी की। तो इसका मतलब आर्थिक नियोजन क्या हुआ? एक प्रक्रिया है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्रीय अधिकारी यानी कि सरकार देश के समृद्धि और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है, अपने देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी पॉलिसीज़ बनाती है और गोल्स को, उद्देश्यों को भी निर्धारित करती है कि इसकी क्या क्या हमें उद्देश्य अचीव करने हैं, गोल्स अचीव करने हैं। इसके बाद आ जाता है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग होता है निर्देशात्मक नियोजन। ये नियोजन जो होता है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। हालांकि अभी अमेरिका और ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं रही है कम्प्लीटली, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है धीरे, मतलब कम्प्लीटली कोई कैपिटलिज्म नहीं है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें डायरेक्टिव प्लानिंग फॉलो की जाती है। डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का रोल केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है, और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वह गवर्नमेंट जो है मार्केट में यानी बाज़ार में इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करती। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट इंटरफियर भी करती है, मार्केट में हस्तक्षेप भी करती है, और देश के जो सोशल जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट्स करती है, उसमें भी भागीदारी निभाती है। तो हमारे देश में क्या होता है, फॉलो होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, यानी ये व्यापक नियोजन कहते हैं इसे। ऊपर जो है डायरेक्टिव प्लानिंग वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फॉलो होता है। हमारे यहाँ कौन सा होता है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है इंक्लूड करता है बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर। इसमें इकोनॉमिक जो कंपोनेंट्स होते हैं और सोशल कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, ये सब होते हैं। और सोशल स्फेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ। तो इन सब में पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट। तो और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का, यानी जो असमानता है समाज में उसे कम करने का प्रयास करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का प्रयास करती है, और निर्धनता को कम करने का प्रयास करती है। पुअर्स के लिए पॉलिसीज और स्कीम्स लागू करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले रशिया में 1928 में स्टार्ट हुई थी, जब उसका नाम सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन ने जो इसे अपनाया था इकोनॉमिक प्लानिंग को, आर्थिक नियोजन को, इसे सोशलिज्म यानी राज्यवाद की समाजवादी ढांचे के रूप में अपनाया था। समाजवादी ढांचा था रशिया में, जिसमें सभी रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि हमने 1951 में यानी 1951 में इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन को अडॉप्ट किया आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ रशिया। बट हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल था वो था मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस साथ में काम करते हैं, होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हैं प्राइवेट कंपनीज भी हैं, पब्लिक सरकारी कंपनी भी है। आपको अगर मोबाइल कनेक्शन सरकारी कंपनी का लेना है, MTNL वगैरह का, तो आप ले सकते हो, और प्राइवेट का लेना है तो प्राइवेट का ले सकते हो। DTC बस में, सरकारी बस में जाना है या प्राइवेट में जाना है, आपकी चॉइस है। अब समझ लेते हैं कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, सोशलिज्म यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, और मिक्स्ड मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें
क्या उत्पादन करें और कैसे करें और किसके लिए करें, ये जो निर्णय होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये लिए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। अगर डिमांड है तो वो चीज़ उत्पादित की जाएगी, डिमांड नहीं है तो उत्पादित नहीं की जाएगी। अगर लोगों की खरीदने की क्षमता है तो बनाई जाएगी वस्तु, लोगों की खरीदने की क्षमता नहीं है तो नहीं बनाई जाएगी। तो इसमें ओनरशिप जो होता है फैक्टर्स का, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनका ओनरशिप जो होता है निजी लोगों के हाथों में होता है, प्राइवेट पीपल के, और इसमें प्रॉफिट होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और तकनीक, इसमें कॉस्ट एफिशिएंट जो तकनीक होती है वही यूज़ की जाती है। यानी अगर कैपिटल इंटेंसिव जो है पूंजी प्रधान तकनीक अगर एफिशिएंट है तो उसी का यूज़ किया जाएगा, भले ही लोग बेरोजगार हो जाए। अगर एक मशीन 100 लोगों का काम करती है और कम लागत में सामान बनाती है तो इसमें उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, भले ही 100 लोग बेरोजगार हो जाए। तो इसमें इसके क्या मेरिट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के? एक तो ये मेरिट है कि इसमें ग्रोथ प्रोसेस फास्ट होता है और इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी इंड्यूसमेंट होता है, प्रलोभन होता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण को इग्नोर कर देता है, पुअर को इग्नोर कर देता है। क्योंकि अगर पुअर, आप जो वस्तु बना रहे हो 100 रुपये की बन रही है और पुअर उसे 100 रुपये की खरीदने के एबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो वस्तु नहीं बनाएगा प्रोड्यूसर। सोशल वेलफेयर ऐसे रिड्यूस होता है, इसमें अगर एक मशीन जो है ऑटोमेशन के ज़रिए 100 लोगों का बेरोज़गार कर देती है तो इसमें वो मशीन यूज़ की जाएगी। तो इस तरह से सोशल वेलफेयर को रिड्यूस करता है और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इसमें जो जिसके हाथ में कैपिटल है, जिसके हाथ में ज़्यादा पूंजीवादी रिसोर्सेज हैं, पूंजी रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादा रिच हो जाएगा और इसमें रिच और पुअर के बीच डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सोशलिज्म, समाजवादी। इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे उत्पादन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन का यूज़ करें, क्या लेबर को श्रम को ज़्यादा लगाएं, क्या उत्पादन करें, गरीबों के लिए वस्तु बनाएं या कैसे बनाएं। ओनरशिप जो रहता है कुल मिला के गवर्नमेंट के हाथ में रहता है सभी रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट सब कुछ है इसमें। और इसमें सोशल वेलफेयर को मेन मोटिव इसमें रखा जाता है, सामाजिक कल्याण मेन है, कोई इंडिविजुअल का प्रॉफिट मेन नहीं देखा जाता। इसका मेरिट यही कि इसमें सोशल वेलफेयर को देखा जाता है और इसमें इक्वालिटी या इक्विटी को बढ़ाया जाता है। इसका डिमेरिट यह है कि इसमें कंज्यूमर सेवरिटी नहीं होती, यानी उपभोक्तावाद नहीं होता। उपभोक्तावाद नहीं होता मतलब इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट चाहती है हमारे लिए, हमें वही कंज्यूम करना पड़ेगा, वही खरीदना पड़ेगा। और इसमें लो इंड्यूसमेंट टू वर्क होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिल रहा, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रॉफिट ज़्यादा इसमें मोटिव होता नहीं है, इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो जब निजी लाभ का उद्देश्य इसमें नहीं होता तो इंड्यूसमेंट भी नहीं होता वर्क करने का। इसलिए ये इकोनॉमी जो सोशलिज्म है, कई देश के कई वर्ल्ड के संसार के कई हिस्सों में ये फेल हो चुकी है। इसलिए लोगों ने सोशलिज्म से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें ये जो निर्णय हैं वो दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्टेंस होता है, एक साथ काम करते हैं। इसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और पार्टिसिपेट करती है मार्केट में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट आकर उसको गरीबों के लिए सब्सिडी देगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो लाइसेंस पॉलिसी लगा देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को। अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ज़्यादा प्राइस मांग रहा है तो उसको प्राइस सीलिंग कर देगी, यानी प्राइस को रोक देगी, उससे ऊपर प्राइस पे नहीं बेच सकता। तो इस तरीके से इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर करती है। इसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मोस्टली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मेरिट यह है कि इसमें कंज्यूमर सेवरिटी भी बनी रहती है, ग्रोथ भी फास्ट होती है और इसमें इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट भी होता है, क्योंकि इनमें इंडिविजुअल प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। सोशल जस्टिस भी इसमें रखा जाता है ध्यान, क्योंकि इक्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है और इक्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। डिमेरिट इसका यह है कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अकुशलता शो करती हैं, इनएफिशिएंट होती हैं वो, और नेग्लिजेंस लापरवाही शो करती हैं। इसलिए हमें भी कई अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं, सार्वजनिक उद्यमों को निजीकरण करना पड़ रहा है, यानी प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है और निजी लोगों को उसे बेचना पड़ रहा है। अब समझ लेते हैं जो नियोजन होता है यानी प्लानिंग होती है, उसके क्या गोल्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो जो प्लानिंग होती है उसके दो तरह के गोल्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स और एक शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो अल्टीमेट गोल्स होते हैं, वो कॉमन गोल्स होते हैं सभी प्लान्स के लिए। जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उन सब के लिए वो सेम होंगे, कॉमन होंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं हर प्लान के अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका था एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना था। सेकंड 5 प्लान जो था 1950-60-61 उसमें इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है मेन रखा गया था। तो इसी तरह हर 5 ईयर प्लान के जो है गोल्स बदलते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो मेन गोल है हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स जो है हमें अल्टीमेटली जो अचीव करने हैं वो कॉमन गोल्स होते हैं प्लानिंग के। तो वो है पहला जीडीपी में इंक्रीज करना, ग्रोथ करना। हम जानते हैं जीडीपी में ग्रोथ करने से क्या फ़ायदा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होगी तो पॉपुलेशन जो है हमारे देश की जनसंख्या है उन्हें अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर खाने के लिए सामान जो है खाद्यान्न जो है वो बढ़ जाएंगे और एजुकेशन बढ़ जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी। हम डॉक्टर हॉस्पिटल्स जाएंगे तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, वर्कर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे। आज क्या होता है, डॉक्टर्स कम है, वर्कर्स कम है हॉस्पिटल्स में। तो जीडीपी ग्रोथ करने से, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट जो है तभी फ़ायदा देगी जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा ना हो। मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट भी 5% चल रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी 5% चल रही है, तो पर कैपिटा इनकम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जीडीपी ग्रोथ रेट 5% चल रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% चल रही है, तो अल्टीमेट जो है पर कैपिटा ग्रोथ कितनी चलेगी, 2%, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा होनी चाहिए और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जो देश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग 1.7 या 2% के मान के चलो चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा है। सो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए अल्टीमेटली, और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाएगा देश में, ज़्यादा सब वस्तुएं दिखेंगी, ज़्यादा सेवाएं मिलेंगी हमें, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अच्छी होगी तो। और हमें नेचुरल रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, और नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करना चाहिए ताकि उनका जो है हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो है दूसरा गोल है हमारा प्लानिंग का फुल एम्प्लॉयमेंट। जो भी काम करना चाहते हैं, ऑल दोज हु वांट टू वर्क एंड एबल टू वर्क, उन्हें वर्क मिलना चाहिए, उन्हें शुड गेट एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, ये ग्रोथ जो होगी वो इंक्लूसिव होगी, समावेशी होगी, उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ रिच लोगों का ही पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मान लीजिए रिच पीपल है, उन्होंने एक मशीन लगा दी, वो 100 लोगों या 1000 लोगों का काम कर रही है, तो ग्रोथ रेट में तो देखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो गुड्स वस्तुएं सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं वो मशीन की वजह से हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही हैं। तो ग्रोथ जो है वो जॉब के साथ होना चाहिए, ग्रोथ विद जॉब या ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ओनली रिच आर गेटिंग प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स ऑफ जीडीपी। नाउ थर्ड पॉइंट इज इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलते हैं समता, यानी जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो वितरण है वो समान होना चाहिए, इक्वलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिच और पुअर के बीच जो गैप है वो बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा, रिच रिचर होता जाएगा और पुअर होता जाएगा। तो हालांकि जो सैलरी है या वेजेस है या जो भी है इनकम, वो स्किल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबकी सैलरी समान है, पियोन की सैलरी भी 50,000 और एक टीचर की, ऐसा नहीं, लेकिन स्किल के अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए जो है इनकम, बट उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की इनकम 5 लाख और एक की 5,000, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान जो है वितरण होना चाहिए, इक्वलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ग्रोथ विद इक्विटी यानी समता, ग्रोथ विद इक्विटी या सोशल जस्टिस होना चाहिए, तभी जो हमारी ग्रोथ है, जो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं, तभी वो डेवलपमेंट कहलाएगा। अदरवाइज वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, भले ही हम 8% की ग्रोथ कर रहे हो 10% की। इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी हमारा एक गोल है लॉन्ग टर्म। हम न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, हरित क्रांति, वो टेक्नोलॉजी का ही एक परिणाम था, ये रिजल्ट था। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है, देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और लेस रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं किसी भी उत्पादन करने में जब हम न्यू टेक्नोलॉजी कोई आविष्कार या इन्वेंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं देश में, जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सब। तो हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और रिसोर्सेज को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो कुछ सालों में, 500,000 साल में, कुछ में वो ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, पेट्रोल वगैरह जो हैं। तो हमें उन्हें बचाना है और उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी के कारण आईटी इंडस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उसके द्वारा हमें बीपीओ भी मिला, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हम करने लगे, कॉल सेंटर बाहर के विदेशों के लिए हम कॉल सेंटर्स खोलने लगे, विदेशों को हम एजुकेशन सर्विसेज देने लगे, असाइनमेंट्स के रूप में या किसी और रूप में एजुकेशन
जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। तो मॉडर्नाइजेशन यानी न्यू टेक्नोलॉजी का भी हमारे देश में विकास होना चाहिए, ये भी हमारा एक गोल है लॉन्ग टर्म। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता बननी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि हमारा देश अपने डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार कई कंट्रीज जो हैं कंडीशंस बना देती हैं, जैसे कि यूएसए ने 1965 में हमें वार्न किया था, हमें चेतावनी दी थी पाकिस्तान से युद्ध रोकने के लिए, अदरवाइज हमारे आयात पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। तो हर देश चाहता है, एवरी कंट्री वांट्स सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता चाहती है ताकि किसी और देश के आगे झुकना ना पड़े। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है। जब ग्रोथ जो है हाई होती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा भी साथ में हाई होता है, यानी बेरोजगारी भी ज़्यादा है और समृद्धि भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ग्रोथ जो है वो टेक्नोलॉजी के कारण आ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज जो बढ़ रही है वो मशीन के कारण बन रही है, ऑटोमेशन की वजह से। वस्तुओं से आओ, एक मशीन ने 100 लोगों का 1000 लोगों का काम अकेले कर दिया। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के कारण जो ग्रोथ होती है वो जॉबलेस ग्रोथ होती है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि नो एम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं होगी। देयर विल बी ऑलवेज सम अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा कुछ ना कुछ बेरोजगारी रहेगी। उसे बोलते हैं हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये क्यों होती है? टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से। जब कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है इंडस्ट्री और जो पीपल उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, उन्हें कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है टू लर्न द न्यू टेक्निक। तो उस वक्त के समय को, उस टाइम पीरियड को वह जो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म गोल्स हैं हमारे। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं, अल्पकालीन जो उद्देश्य लक्ष्य होते हैं, वो प्लान स्पेसिफिक होते हैं, वो योजना विशिष्ट होते हैं, हर योजना के अलग होते हैं। ये चेंजेस करते हैं हर योजना के अकॉर्डिंग। और ये एक उपकरण है, ये टूल्स हैं टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। हम पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू जो गोल्स अचीव करते हैं, हम एक अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म जो गोल है हमारे, अभी जो हमने ऊपर पढ़े दीर्घकालीन उद्देश्य, उन्हें अचीव करने के लिए पढ़ते हैं। 1951-56 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का हमारा जो टारगेट था या गोल था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को बढ़ाने का हमारा टारगेट था। 1956 से 61 थी हमारी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 66 थी, उसमें हमारा आत्मनिर्भरता बनना खाद्यान्न में, वो हमारा गोल था। और 66 से 69 तक हमारी जो है जो युद्ध के कारण हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन सकी। 1969 से 74 फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, उसमें प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमत स्थिरता को ध्यान में रखा गया। और 1974 से 79 में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें पॉवर्टी निर्धनता को, और जो छठी योजना थी 80 से 85, उसमें भी हमने निर्धनता को ध्यान में रखा, टारगेट रखा। और 1985 से 90 जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के पर ध्यान रखा। 1992 टू 97 जो है 92 से 97 जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हमने सर्वव्यापीकरण जो है प्राथमिक शिक्षा का, उसको ध्यान में रखा, उसको बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। 1992-97 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1997 से 2007 जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने प्राइस स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा और टारगेट उसको रखा, एनवायरनमेंट के लिए वर्क किया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 थी, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमने वर्क किया। 2007 से 12 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने और पॉवर्टी घटाने और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारा टारगेट था। 2012 से 17 यानी 2012 से 17 जो था, जो 12 5 ईयर प्लान था, उसमें फास्ट ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ को फोकस किया गया। इसके बाद है फीचर्स क्या थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, जो हमने 1951 टू 1991 जो पॉलिसी थी, हम जानते हैं 1991 में सारी पॉलिसीज़ एकदम चेंज हो गई थी। जो है हमारी जो अब तक की पॉलिसीज़ हम फॉलो कर रहे थे वो एकदम चेंज हो गई थी। तो इसलिए हम 1991 तक जो है पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, उसका विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें क्या हुआ था। तो 1991 से लेकर 1991 तक जो पॉलिसीज़ रही, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थे। तो उसके फीचर ये थे कि हमने प्राइमरी रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को। हमने पहले किस पे भरोसा रखा? अपने पब्लिक सेक्टर पे। हमने अपने सार्वजनिक क्षेत्र पर भरोसा रखा। हमने 17 जो है इंडस्ट्री उन्हें पब्लिक सेक्टर को दिया और केवल 12 इंडस्ट्री को जो प्राइवेट सेक्टर को दिया। और पब्लिक सेक्टर को मेन रोल प्ले करना था, किस लिए? ताकि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इक्वेलिटी को अचीव कर सकें, समानता जो है, हम ग्रोथ के साथ साथ हमारी जो है समानता भी वृद्धि हो, हमारे देश में समानता बनी रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में हम पढ़ेंगे।
इसके अलावा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर था उसका नियमित विकास किया गया, उसे लाइसेंस से बांधा गया, उसे लाइसेंस लेने के लिए रोका, वो लाइसेंस के लिए उसमें करा गया और रजिस्ट्रेशन कराना था अगर उन्हें बिजनेस करना है किसी को भी। MRTP एक्ट जो है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है एक्ट, वो फॉलो किया गया ताकि कोई भी एक कंपनी मोनोपोली ना कर ले, अपनी एक जो है पूरे उस पर बाज़ार पे एक अधिकार ना कर ले, ये कोई बड़ी मछली ना बन जाए। तो एक तरह से उसको रोकने के लिए उसको MRTP एक्ट 1969 में फॉलो किया गया। और इकोनॉमिक पावर ऑफ प्राइवेट, जो प्राइवेट उद्योगपति होते हैं निजी, उनकी इकोनॉमिक पावर, उनकी आर्थिक शक्ति ना बढ़ जाए, उनके हाथ में सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना आ जाए, पूरे देश की जो है पावर उनके हाथ में ना आ जाए, वो पूरे देश को डोमिनेट ना करने लगे, ऐसा इसलिए कर उनकी इकोनॉमिक पावर को घटाने के लिए किया गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया और कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है रिजर्व कर दिया गया कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही वो रिजर्व रहेंगी, और स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए गए जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो विदेशी प्रतियोगिता है उससे प्रोटेक्शन दी गई। हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री थी, घरेलू उद्योग थे, उन्हें कैसे दी गई? हाई टैरिफ लगा दिए गए इंपोर्ट पर, जो आयात पे, और क्वेटा लगा दिया गया। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी फॉलो की गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम आयात कर रहे हैं उसका घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया जाए या घरेलू उत्पादन किया जाए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज ऑफ दैट गुड विच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। सो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो फॉरेन करेंसी को सेव करने का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो उसे हम जानते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ का डिटर्मिनेंट होता है, अगर उसे बढ़ा दें तो ग्रोथ बढ़ती है। तो इसे बढ़ाने के लिए, सेविंग बढ़ाने के लिए हाई इंटरेस्ट दिया गया, ब्याज दिया गया ज़्यादा, और सब्सिडीज़ दी गई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। उन्हें रियायत दी गई, जो भी लोग इन्वेस्ट करते थे उस वक्त उन्हें रियायत दी गई, उन्हें टैक्स हॉलीडे दिया गया, टैक्स की छूट दी गई उन्हें, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी दी गई उन्हें। तो हर तरह से उन्हें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्रमोशन किया गया। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलपमेंट को उस पर भी ध्यान दिया गया कि एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और आयरन एंड स्टील जो है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया गया क्योंकि ये अदर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हेल्प करती हैं। तो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको लगाने पर भी फोकस किया गया, उन पर भी बल दिया गया। इसके बाद है अचीवमेंट्स क्या क्या हुए। जो हमारी जो प्लानिंग रही, जो हमारी प्लानिंग हमने पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू की, उनका कुछ फ़ायदा भी हुआ है नहीं। तो उसके कुछ फ़ायदे हुए, उसके कुछ नुकसान हुए। तो उसके जो अचीवमेंट्स है वो ये हैं कि हमारी नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई, एवरेज 5% की ग्रोथ रही हमारी पूरी पंचवर्षीय योजना में अब तक 5% की। लेकिन पर कैपिटा इनकम में लगभग 2.9% रही ग्रोथ रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ रेट रही 2% के लगभग, तो लगभग 2% या 1.8 समथिंग इतनी रही। तो इसलिए हमारी जो नेशनल इनकम का जो ग्रोथ था उसका हमें कम्प्लीटली जो पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। सेविंग रेट जो कि 8% थे 1950-51 में, वो 2014-15 में बढ़कर 33% हो गए जीडीपी का। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेट जो है 10% थे वो 34% हो गए। काफ़ी इंक्रीज़ हुआ कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी इन्वेस्टमेंट में। जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं या सेविंग हमारी बढ़ती हैं। इसके अलावा टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज हुए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो कृषि होता है उसमें तकनीकी व संस्थागत सुधार हुए। क्या सुधार हुए? जो संस्थागत सुधार होते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं या रिफॉर्म्स होते हैं, उसमें था कि मिडल मैन जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। जो मध्यस्थ होते थे लगान लेने वाले, उनको ख़त्म कर दिया। जमींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया। रेंट का फिक्सेशन कर दिया कि 1/3 ही रेंट होगा, उससे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लैंड सीलिंग कर दी गई कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है तो उससे छीन ली गई, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पुनः वितरण। और कंसोलिडेशन यानी चकबंदी की गई, जिसके स्कैटर्ड यानी फ्रेगमेंटेड लैंड है, जगह जगह बिखरे हुए हैं, उसको एक जगह पर बनाकर कंसोलिडेट करके दे दिया गया। और जो तकनीकी सुधार थे वो 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति के कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी हमारा उत्पादन बढ़ गया था। उसके कारण हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे फूड ग्रेन्स में, हमें बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ, उद्योगों, कई तरह के उद्योग हमारे देश में लगे और औद्योगिक ग्रोथ जो है 7% के आसपास रही पूरे प्लानिंग पीरियड में। हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश की गई हमारे देश में, जैसे कि आयरन एंड स्टील की, कंपोस्ट की, खाद की, और मोबाइल टेलीकॉम की भी करी गई। काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई और हम जो है 10th बिगेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हम बन गए।
इसके अलावा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ, बैंकिंग में इम्प्रूव हुआ, रोड्स में इम्प्रूव हुआ, रेलवे में भी इम्प्रूव हुआ। रेलवे के जो यात्री थे वो 1000 लगभग काफ़ी इंक्रीज़ हो गए रेलवे के यात्री। और इलेक्ट्रिसिटी जो है 2300 मेगावाट थी इंडिपेंडेंस के टाइम, जो है थी कैपेसिटी, वो लगभग 3 लाख की मेगावाट की कैपेसिटी अब तक बढ़ गई 2014-15 के लगभग। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए, एजुकेशन लेवल बढ़ गया, हमारी जो 16% थी हमारी जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ गया, जो 74% हो गया। और हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव हुआ, हेल्थ का जो लेवल है, हेल्थ लेवल बढ़ने से ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, सामाजिक आधारित संरचना में आते हैं, एजुकेशन और हेल्थ इम्प्रूव होने से डेथ रेट घट गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 32 वर्ष थी वो 65 वर्ष हो गई आज की डेट में। और एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, पहले काफ़ी बेरोज़गारी थी हमारे देश में, तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम जो था लगभग 6000 के करोड़ के करीब था उस वक्त, जो इस वक्त बढ़कर लगभग 40-43 हज़ार करोड़ रुपए काफ़ी बढ़ गया इंटरनेशनल ट्रेड। और एक्सपोर्ट, पहले हम कच्चे माल का आयात करते थे, रॉ मटेरियल का, लेकिन अब कच्चे माल का हम निर्यात करते थे, लेकिन अब हम फिनिश गुड्स जो निर्मित वस्तुएं होते हैं उनका निर्यात करने लगे। टेक्सटाइल यानी कपड़े का निर्यात करते हैं, काफ़ी वस्तुएं हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेंड में भी चेंजेस आया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे या अचीवमेंट्स थे हमारी प्लानिंग पीरियड के। कुछ फेलियर्स भी थे हमारे प्लानिंग के। पहला फेलियर तो ये था, विफलता, कि हमें पॉवर्टी में हम रिडक्शन नहीं कर सके। आज भी 21% जो है पुअर है हमारे देश में, जो कि पूरे दुनिया का 50% पुअर जो है हमारे यहाँ पर है। और ये पुअर अपनी बेसिक मिनिमम नीड भी पूरी नहीं कर पाते। बेसिक मिनिमम नीड यानी फूड, भोजन, वस्त्र, कपड़ा, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये अपना फुलफिल नहीं कर पाते बेसिक मिनिमम नीड, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन जो है काफ़ी अब तक जो है काफ़ी बढ़ी रही, लगभग 10%, 11%, 8%, अब तो कम हो गई, लगभग 4.5% के करीब है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है काफ़ी प्लानिंग पीरियड में ज़्यादा रही, जिसके कारण हमारा रिच और पुअर का गैप जो है बढ़ता गया, क्योंकि इन्फ्लेशन में रिच को बेनिफिट होता है, वे इन्वेस्ट कर देते हैं, जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं, और जब महंगी हो जाती चीज़ तब बेचते हैं, तो रिच और पुअर गैप बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है समाज में बुराइयाँ जो है, अशांति बढ़ती है, तो काफ़ी नुकसान होते हैं इन्फ्लेशन के। जो पुअर होता है वो नेसेसरी गुड्स भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि महंगी हो जाएंगी चीज़ें, महंगी हो जाएंगी तो जमाखोरी होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो जिसके कारण जो है पुअर के रीच से वो बाहर चली आएंगी नेसेसरी गुड्स, तो इसके कारण उसे सुसाइड करना पड़ेगा, आत्महत्या इंक्रीज होगी, देश में अशांति होगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये सब है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी स्कीम्स और जो है पॉलिसीज़ लागू करने के बाद भी, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी, अब तक हमारे देश में जो 53 लाख लोग थे सेकंड प्लान के एंड तक, 53 लाख थे, वो 4 करोड़ हो गए 11th 5 ईयर जो प्लान था उसके एंड तक। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, इसका रीज़न था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है, डेफिशिएंट है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 साल हो गए, उसके अलावा उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका अभाव है कई जगह पर, कई प्लेसेस पर। एजुकेशन का जो है, प्राइमरी एजुकेशन का भी यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ, और इलिटरेट हैं अभी 74% लिटरेसी है, अभी भी 26% लोग जो है इलिटरेट हैं, निरक्षर है। हेल्थ का लेवल काफ़ी जो है डाउन है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अगर हम कंपैरिजन देखें, डेथ रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई है, और जो है बर्थ रेट भी जो है वो हाई, मतलब ज़्यादा है। और रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अभी तक अच्छे से अवेलेबल जो है, अच्छी जो है नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा जो है फेलियर ये भी है कि इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हुई है ज़्यादा, रिच और पुअर का जो गैप है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी जो फेलियर्स हैं हमारे जो 5 ईयर प्लान, जो प्लानिंग पीरियड चले हैं, उनके कंक्लूजन हम देखते हैं कि हमने ग्रोथ, तो हमें रिजल्ट मिला, हमें कंक्लूजन में हमारा जो प्लानिंग पीरियड था उसमें हमें ग्रोथ तो मिली एज एन इनिशियल रिजल्ट, लेकिन डिटर्मिन्ड जो है लीडरशिप जो है, हमें दृढ़ जो है काफ़ी इच्छा शक्ति वाली लीडरशिप यानी जो है नेतृत्व हमें नहीं मिला, जैसे कि चाइना को मिला, और उसके कारण हमें बैड रिजल्ट्स मिले प्लानिंग के। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज भी थे, हमारे पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। ये था जो बेकार नेतृत्व का कारण। और इस कारण हमारे 1991 में हमारे जो विदेशी भंडार थे, विदेशी करेंसी के, वो इतने भी नहीं बचे थे कि हम 10 दिन का आयात कर सकें। इसलिए हमें पूरा कम्प्लीटली अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ा। जहां हमारा इकोनॉमी चल रही थी सोशलिज्म के ज़्यादातर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र पर हम ज़्यादा भरोसा करके चल रहे थे, हमें एकदम चेंज करना पड़ा, FDI अलाउ करना पड़ा।
हमें कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ा और निजी उद्यमों को हमें अपने सरकारी जो है उद्यम सरकार पब्लिक सेक्टर जो है एंटरप्राइजेज उन्हें बेचना पड़ा। तो ये इसका कंक्लूजन है। इसके अलावा पैराडॉक्स है हमारे देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। हालांकि हमारे पास सेविंग जो है बहुत ज़्यादा है हमारे देश की, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, 30% है लगभग इन्वेस्टमेंट और सेविंग, फिर भी हमारे देश का आउटपुट ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो 4:1 है, यानी एक आउटपुट के लिए हमें 4 कैपिटल लगानी पड़ती है। क्योंकि ये हाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़ने के बावजूद भी जब कैपिटल बढ़ रहा है तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो फूड ग्रेन्स में लगा हुआ है, जैसे कि अनाज का भंडार रखा हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो वो इंक्लूड हो जाता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड कैपिटल में नहीं है, मशीन वगैरह में नहीं है, स्थायी जो संपत्ति होती है उसमें नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हमने ओल्ड टेक्निक में लगा रखा है, अगर कोई मशीन भी लगा दी तो पुरानी तकनीक के साथ उसमें उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारा जो सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट हाई होने के बावजूद भी आउटपुट में वो ग्रोथ नहीं आ पाती।